WHO के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस से प्रभावित करीब 125 करोड़ लोग हैं। HIV की तरह ही ये बीमारी संक्रमित खून चढ़ाने और यौन संबंध बनाने से होती है। हेपेटाइटिस से शिकार लोगों के लिए इलाज का रास्ता बेहद मुश्किल है। भारत में हेपेटाइटिस सी में महंगी और लाइलाज बीमारी है। भारत में हेपेटाइटिस सी में 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है। मरीज को पिगलेटेड इंटरफेरोन नाम की दवा दी जाती है जो ज्यादा कारगर नहीं है। इलाज में देरी होने पर इस दवा का पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस सी के मरीज की पहचान करना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका वायरस मरीज के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए रह जाता है और इसका पता चलता है आदमी मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है जब, क्योंकि ये वायरस लिवर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यानी कि इस बीमारी से लड़ने का रास्ता मुश्किल तो है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास कोई विकल्प भी ना हो। लेकिन जिस देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उल्टी, दस्त से मर जाते हैं, तो वहाँ क्या सरकार हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति दिखाएगी? अब आपको हेपेटाइटिस डी के बारे में बताते हैं। ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। पहले ये HBV वायरस के इन्फेक्टेड लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं। HDV और HBV दोनों के एक साथ होने की वजह से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई वायरस HEV की वजह से होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण की यही वजह है। ये वायरस भी पानी और खाने की वजह से ज्यादा होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी तरह के हेपेटाइटिस काफी घातक हैं। लेकिन इस बीमारी को जानने के साथ साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हेपेटाइटिस होने की वजह क्या है। वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होना अहम वजह है। अल्कोहल ज्यादा लेने पर हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। अल्कोहल सीधे लीवर से मेटाबोलाइज्ड होता है। अल्कोहल शरीर के दूसरे भागों में भी संचारित होने लगता है। ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से भी हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस के रोगी को इस बीमारी का पहले से पता नहीं चल पाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस की शुरुआत में लक्षण कुछ साफ तरह नहीं पता चल पाते। क्रॉनिक अवस्था में इसके कुछ लक्षण नजर आ जाते हैं, जैसे पीलिया, त्वचा और आंखों के पीले पड़ जाने से भी हेपेटाइटिस का खतरा रहता है। ज्यादा थकान, मतली, उल्टी, पेट दर्द और सूजन, खुजलाहट, भूख कम लगना, वजन का घटना भी हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। ऐसे में जरूरत है सबसे पहले डॉक्टर से सही सलाह लेकर सही उपचार करने की, ताकि समय रहते ही हेपेटाइटिस का उपचार किया जा सके। डॉक्टर के मुताबिक ये टेस्ट करवाने चाहिए: लिवर इन्फेक्शन टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड, ऑटो इम्यून ब्लड मार्कर, हेपेटाइटिस ए, बी और सी का टेस्ट, लिवर बायोप्सी, पैरासेंटेसिस, ये सभी टेस्ट आपको करवाने चाहिए। क्या आपको पता है कि हेपेटाइटिस के रोगी से हाथ मिलाने पर आपको भी हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, और कैसे ये बीमारी महामारी का रूप ले सकती है? अगर आप थोड़ा सा बचाव रखें तो इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस वायरस से बचाव: अपना रेजर, टूथब्रश और सुई को किसी से शेयर ना करें। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सकता है। टैटू करने के वक्त उपकरणों से सावधान रहें। कान को छेद करते समय साफ सफाई का ख्याल रखें। सेक्स करते वक्त सावधानी बरतें। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकती है और मां के शरीर से बच्चों में भी आसानी से हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी जा सकती है। बच्चों का बचाव कैसे करें? बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीका दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र तक या उससे वयस्क लोगों को 6 से 12 महीने में 3 डोज दी जाती हैं।
इससे इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी एक मां के शरीर में से बच्चे को जा सकती है और कैसे नवजात बच्चे को इंजेक्शन लगाकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से दूर रखा जा सकता है। मैम, एक मां के शरीर से कैसे बच्चे को ये बीमारी जा सकती है? अगर मदर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो ये ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन कहते हैं। प्लेसेंटा एक माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर का काम करता है। जैसे जैसे माँ का इन्फेक्शन है वो बच्चे के थ्रू वो क्रॉस कर जाता है और इससे जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि इसमें हम इसको सिजेरियन सेक्शन करते हैं क्योंकि ये फीटल डिस्ट्रेस में भी चला जाता है बच्चे, और इसमें बच्चे की ज़िंदगी में ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन उसके चांसेस होते हैं कि वो और भी आपका बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाए हेपेटाइटिस बी। इसीलिए तुरंत बर्थ के बाद ही हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या वैक्सीन्स लगाते हैं एज़ पर मतलब जो भी उनकी शेड्यूल्स होती हैं पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चे के डॉक्टर के हिसाब से। बच्चे के जन्म के कितने समय बाद उसको इंजेक्शन लगाना अनिवार्य होता है? वो तुरंत ही लगती है, जस्ट एज आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर विद इन 2 आवर्स ही लग जाती है। और उसके कितने सालों में, जैसे 3 साल या कुछ समय का ऐसा पीरियड होता है बच्चे को ये वैक्सीन लगाते रहना चाहिए? हाँ, उसकी पूरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होती है, उसके हिसाब से बच्चों को वो लगते रहती है वैक्सीन्स। एक टेस्ट होती है HBV DNA जो बच्चों के लेवल्स में कराने चाहिए। उससे ये पता चलता है कि वो जो भी वायरस है वो बच्चों में कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, लेकिन दिस इज़ क्योरेबल। इसके लिए हमें टाइम टू टाइमली उसकी टेस्टिंग होती है, वैक्सीन्स लगाने होते हैं, प्रिवेंट हो जाती है जिससे, और मेडिसिन चलती हैं 1 साल तक। मैम, ये अगर बीमारी होती है तो कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है? क्या चक्कर आता है या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, कैसे पता चलता है? ये नॉर्मल पेशेंट तो प्रेजेंट करता है जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, पीलिया या जॉन्डिस उसके हिसाब से आती है। फिर उसके कॉजेज़ में हमें ये पता चलता है कि किस कारण से पीलिया है। जैसे पहले हम कहते थे कि ये पीलिया हो गया, इसकी कॉजेज़ ना निकालें, ये चीज़ गलत है क्योंकि इसके कॉजेज़ में से एक हेपेटाइटिस बी और सी के जैसे भी वायरल होते हैं जो कि डेंजरस है पर प्रिवेंटेबल हैं। ऐसी नहीं है कि हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को रोकने के लिए क्या अभियान चलाए जाते हैं और क्या सुविधाएं दी जाती हैं। सर, हेपेटाइटिस जो घातक बीमारी है काफ़ी, उसके लिए सरकार की ओर से क्या सुविधाएं दी जाती हैं? पहली बात है कि हेपेटाइटिस की बाबत जानना ज़रूरी है। ये एंटेरोवायरस होता है जो कि ये कम्युनिकेट इसमें विभिन्न जिसके कारण होता है। इसके भी कई प्रकार के हैं जिसके होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। इसमें ज़्यादा जो हमारे भारतवर्ष में और ख़ासतौर हरियाणा में ए एंड बी का प्रेवलेंस है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि पेरेन्काइमा जो इसका जिगर का या लीवर का पेरेन्काइमा अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू एंटेरोवायरस, जिसके की विधि जो है ए का है जो कि मोस्ट कॉमन है। इसका ओरोफिकल मतलब जो कि एक्सक्रीटा है हमारा, वो पानी में मिलकर या हम किस तरह इंजेस्ट कर जाते हैं, यानी कि गंदा पानी पीने से ये गंदा पानी या किसी भोजन में भी मिलके जो एक्सक्रीटा का किसी प्रकार से हमारे पेय या भोजन में मिक्स हो जाएगा, इट कैन कम्युनिकेट, और ये उससे कि आदमी इफेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी जो पीड़ित होता है उससे, पेशेंट से ये ट्रांसमिट थ्रू एक्सक्रीटा, देन इंजेक्शन के माध्यम से, यानी जो हम खाते पीते हैं उसके माध्यम से हमारा फूड या जो पानी या अन्य तरल पदार्थ जो हम लेते वो, यानी कि ये महामारी के रूप में भी पूरा फैल सकता है। डेफिनेटली it comes in an epidemic form, it can come in an endemic form, और इसका क्या कहते हैं, परंतु ये प्रिवेंटेबल है, इसका बचाव में ही बचाव है। किसी भी एज के पर्सन को ये हेपेटाइटिस हो सकता है? किसी भी एज, ऑल एज ग्रुप्स है। हेपेटाइटिस बी का है वो साधारणतः ये थ्रू नीडल, थ्रू ऑपरेशन, थ्रू क्या कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसके अतिरिक्त टैटूइंग का है या अक्यूपंक्चर के माध्यम से, और थ्रू सेक्स मेल्स में थ्रू होमोसेक्सुअलिटी से भी ये हो सकता है। और ये ज़्यादा ए सी की बजाय ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा इसकी जो प्रोग्नोसिस है, यदि नॉट कम्स इनटू दैट वे तो ये ज़्यादा इट कैन एंड्स इनटू फैटेलिटी।
फॉर दैट रीज़न ये प्रिवेंटिबल है। इसके लिए भी हरियाणा और सारे भारत में अब इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो गया। इसका क्या कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है। A, B, C, D और E ये हेपेटाइटिस होते हैं। इसमें से जो वैक्सीन है किस किस के माध्यम कौन कौन सी उसकी उपलब्ध है और ज़्यादा घातक कौन सा है? ए बी का वैक्सीनेशन वैक्सीन अवेलेबल है, सी डी का नहीं है। इसमें घातक सबसे ज़्यादा बी का है, फिर ए का है, और बाकी ये है कि जब बी नहीं होगा तो सी डी नहीं होंगे। जी सर, ये एक चेन है पूरी A, B, C, D। अगर पहले A और B होता है और अगर A और B ही नहीं होगा रोगी को तो फिर C, D भी E नहीं होगा ये। हाँ, यस, इट्स लाइक दैट वे। तो बी का इनका तो साधारणतः कहाँ होता है? जहाँ क्राउडेड प्लेसेस होंगी, पूर सैनिटेशन कंडीशंस होंगी, और तो हमें पूरे सैनिटेशन कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पाइप वाटर हो, फूड चेन को सावधानी से बिल्कुल किया जाना चाहिए। सर, अगर किसी का जूठा खा लो जो इसका पीड़ित है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है, अगर उसका जूठा खा लो तब भी हो जाएगा? इमीडिएट कंटैक्ट में आर मोर प्रोन टू इट। जो इमीडिएट कंटैक्ट वाले हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इसमें ये ए का विशेषकर और ई में दोनों में, और डी में तो मैंने बताया था साधारणतः ये थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है, और बाकी नीडल शेयरिंग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं उसमें हो सकता है। ऑल थिंग्स शुड बी देयर दैट वे। परंतु इसमें काफ़ी कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। टीवी अखबारों के माध्यम से काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, परंतु और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये भय कई बार कम्युनिटी के अंदर when it takes an epidemic form जो शेप लेती है, तो इसमें ज़्यादा वो भयावह स्थिति पर उत्पन्न हो जाती है, जिसको हमें कि पब्लिक को जागरूकता करना चाहिए, और इमीडिएटली शुड बी कम्युनिकेट इज ए नोटिफाइबल डिजीज़ अंडर दी हेल्थ प्रोविजंस में नोटिफाइबल डिजीज़ है, और इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। सर, देखा गया है कि जो घर में भी जाके सरकार की ओर से जागरूक किया जाता है, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें वैक्सीन लगाई जाती है हेपेटाइटिस की, तो ये किस एज से किस एज तक लगाया जाता है, और जो सरकार है उसकी ओर से क्या जागरूकता अभियान चलाया जाता है? अभी तो ये इट कैन बी एसोसिएटेड विद जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ हेपेटाइटिस ए और बी का उसके साथ सम्मिलित किया गया, परंतु जहाँ तक एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात है, जिनका पहले बचपन में नहीं हुआ, अब तो रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ इसको संलग्नित इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रूटीन इम्यूनाइजेशन। परंतु जो बड़ी आयु के हैं उनको स्कूल गोइंग है या एल्डरली हैं, हेपेटाइटिस ए एंड बी का उसका प्रावधान करेगा। इसमें 2 टीके लगातार 1 महीने के वक्फे के बाद लगाने पड़ते हैं, एंड देन ए बूस्टर डोज टू बी फॉलोड आफ्टरवर्ड्स। जिंदगी अनमोल है, ऐसे में जब जीवन मिला है तो इसे जी भर के जिए और हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी को ना कहें।